हाँ जी, हमारा चैप्टर चल रहा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमने कर लिया था, परचेज कर लिया था, केस स्टडी भी कर लिया था। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, नेट रियलाइजेशन, डिस्क्लोजर। हाँ जी, हम पीरियड मेथड पे थे। पीरियड मेथड इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री इन विच अपडेट आर मेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, पीरियोडिक इन्वेंट्री है तो पीरियड के बेसिस पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डेट। मान लो मैंने एक मंथ का डिसाइड किया तो मैं 1 मंथ की पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्रिएट करूंगी। ठीक है, तो इन्वेंट्री पीरियड क्या आएगा? नो इफेक्ट मेड टू मेक अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ either the inventory or the cost of the goods sold. Insert these amounts are determined only periodically, usually at the end of each year. The physical count determines the amount of the inventory appears in the balance sheet. The cost of goods sold for the entire year then is determined by a short computer. ये क्या बोल रहे हैं? हम डेली बेसिस पे अब एंट्री नहीं डाल रहे। हमने जो पीरियड डिसाइड कर लिया, मान लो मैंने 1 मंथ डिसाइड कर लिया, तो मैं 1 मंथ के कंप्लीशन पे, यानी कि 31st को या 30th को, तब मैं ये अकाउंट क्रिएट करूंगी और सारा डाटा उसमें डाल दूंगी। ठीक है, पीरियोडिकली बनाया जाएगा, आफ्टर एवरी 1 मंथ या आफ्टर एवरी ईयर बनाया जाएगा डाटा। ठीक है, तो पीरियोडिकली अकाउंटिंग सिस्टम में अपडेट द एंड इन्वेंट्री। ठीक है, एंड मेन इन पे, इसमें मेन क्या चीजें रखी जाती हैं? ये 3 चीजें रखी जाती हैं। बिगनिंग में हमारे पास कितना स्टॉक था, हमने बीच में कितनी परचेजेस की, और सेल कितना हो गया, और लास्ट हमारे पास एंड स्टॉक क्या बचा। ये 3-4 चीजें हैं जो हम इसमें ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ओपनिंग में हमारे पास कितना था, बीच में हमने उसकी कितनी परचेजेस करते रहे हम, फिर हमने कितना स्टॉक, हमारे कितना हमने उसमें से सेल कर दिया, और कितना अब हमारे पास इन्वेंट्री बच गया। मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल। नाउ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाँ जी, जरा पढ़ के मुझे बताओ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सान्या, आप कौन से ग्रुप से हो? कल आपने बीबीए ज्वाइन कर लिया था। मैम मैं बीबीए वाले ग्रुप से ही हूँ। आप बीबीए की हो या एमबीए के हो? मैम बीबीए। तो बेटा बीबीए की क्लास तो मॉर्निंग 7 to 8 लगती है। ये एमबीए फर्स्ट ईयर की क्लास है। हाँ जी, एडवांटेज पढ़ा है, मुझे बताओ फटाफट कि क्या लिखा है इसमें। हाँ जी, इजी टू कंप्लीट है। ठीक है, नो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होती है इसमें, इजी है मेंटेन कर पाना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर एस्टिमेटेड होते हैं इसमें, ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है,
एब्सोल्यूट इन्वेंट्री या स्क्रैप लॉस को कहीं पे भी काउंट नहीं किया जाता, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसकी। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये हमें। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी लार्ज लार्ज इन्वेंट्रीज आती हैं उनके लिए एडुकेट नहीं है, क्योंकि उनको तो मंथली बेसिस पे और डेली बेसिस पे अपडेट रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये तो ईयरली या मंथली काम करता है, तो उनके लिए ये वैलिड नहीं है, उनके लिए मतलब ये अच्छा नहीं है। हाँ जी, जर्नल एंट्रीज हैं, अगर परचेज करेंगे तो परचेज टू अकाउंट पेबल जिसको हमने पे करना है वो। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही सीख लिया था, जर्नल एंट्री डालना सीख लिया था ना, जर्नल एंट्री। गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस टू बैंक। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस भेज रहे हैं, यानी कि परचेजेस रिटर्न है। तो आ कौन रहा है हमारे पास सप्लायर आ रहा है और जा क्या रहा है, हमारे से गुड्स जा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न। अब पेमेंट कर रहे हैं, तो हम पेमेंट कर रहे हैं यानी कि कैश जा रहा है और सप्लायर आ रहा है, तो सप्लायर इट मींस अकाउंट पेएबल टू कैश जिनको पेमेंट जा रही। गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, सेल कर दिया, हमारे पास कौन आ रहा है, हमारे पास रिसीवेबल आ रहे हैं और जा क्या रही है, हमारी सेल्स हो रही है, तो टू सेल्स। इसमें लिखा नहीं है कैश या कुछ भी, तो सेल्स लिखा है तो सेल्स ही लिखेंगे। व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने भी रिटर्न कर दिए तो सेल्स रिटर्न आ गई हमारी, तो यानी कि सेल वापस आ गई। तो हमारे पास आ क्या रहा है, सेल्स रिटर्न आ रही है, जा कौन रहे हैं, हमारे जो रिसीवेबल जो कस्टमर है वो। अब एंड ऑफ द पीरियड में क्या आएगा, सारा कुछ डाल देंगे। इन्वेंट्री जो एंड में बची हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जितना भी हमने सोल्ड किया ऊपर देखेंगे परचेज सेल, फिर परचेज डालेंगे जितनी भी परचेजेस किए हैं हमने इस ईयर, फिर जो बिगिनिंग में इन्वेंट्री लाए थे वो दोनों टू हो जाएंगे, इन्वेंट्री और परचेजेस, और जो बचा है वो बाय हो जाएंगे। मतलब जो हमारे पास है वो डेबिट और जो चला गया वो क्रेडिट, परचेज चली गई और बिगिनिंग का स्टॉक चला गया। बिगनिंग का स्टॉक जो है वो कैसे चला गया, वो यूज हो गया। समझ में आ रहा है बेटा, से यस और नो। यस मैम। देन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये क्या है, ये एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें अप टू डेट रहा जाता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, उसमें हम क्या थे, उसमें हम पीरियोडिकली बना रहे थे पीरियड के बेस पे, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ। इसमें हम डेली बेसिस पे अपडेट रहेंगे, जो हमने डेली की सेल, डेली की परचेज, डेली की इन्वेंट्री यूज हो रही है, हम उसको उसको लेके चलेंगे इसे। क्लियर है? इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, कि ये न्यूमेरिकल डाटा ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है, जो स्टॉक है वो एक्चुअल वैल्यू उसकी पता चल जाती है और एक्चुअल स्टॉक पता चल जाता है। कोई भी चीज आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती है, क्योंकि हम अप टू डेट रहते हैं, हमें पता होता है क्या चीज खत्म हो रही है, तो कोई भी स्टॉक हम पूरा खत्म नहीं होने देते, हम मंगवा लेते हैं टाइमली। कंट्रोल रहता है लॉस पे हमारा। ये देखो, डेट डालते जाना है इधर, जितनी क्वांटिटी जिस दिन को आई है, जितने रेट पे आई है अमाउंट, जितनी क्वांटिटी इशू कर दी हमने, इशू यानी कि जिस जिस डिपार्टमेंट को दे दी। ये जो डाटा आएगा ये तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास आएगा ना, जो इन्वेंट्रीज ला रहे हैं। ये डाटा आगे किसके पास जाना है, यूनिट्स देनी किसको है हमने, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगी कुछ यूनिट्स। ठीक है, तो जिस जिस डिपार्टमेंट को जो जो यूनिट देनी है, जितनी जितनी देनी है वो यहाँ डाल देंगे कि इशू कर दी हमने इन सब।
देन बैलेंस हमारे पास मंगवाई इतनी थी, इशू इतनी कर दी, जितना बैलेंस बचा अब वो इशू करते जाएंगे तो ये बैलेंस खत्म होता जाएगा। तो एंड में आके हम जब देखेंगे कि हमारा बैलेंस कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हम फिर से रिसिप्ट डाल देंगे, यानी कि नई एंट्री डलवा लेंगे, नया स्टॉक मंगवा लो। हाँ जी, डिफरेंस देखो दोनों में। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज असर्टेन बाय फिजिकल काउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज असर्टेन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वो बोल रहे हैं कि जब फिजिकल खत्म होएगी तब पता चलता है पीरियोडिकली, फिजिकली देखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक को, लेकिन वहां पे अकाउंटिंग के बेस पे देखा जाता है, यानी कि डेली बेसिस पे देखा जाता है। अवेलेबल ऑफ इंफॉर्मेशन ये एंड ऑफ द ईयर मिलती है या एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मिलती है, जो भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और वो जो है इसकी परपेचुअल की वो कंटिन्यू मिलती रहती है क्योंकि अप टू डेट रहते हैं। देन इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें कंट्रोल नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर पाते हैं, हमारे पास कोई प्रीवियस डाटा ही नहीं है, हम तो ईयरली बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं है पिछले मंथ क्या था। लेकिन इसमें हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है हर बार का, तो हम इसमें फ्रीएबल जो है कंपेयर कर पाते हैं कि पिछले महीने कितना आया था और इस महीने कितना आ रहा है। नॉर्मल ऑपरेशंस का इफेक्ट जो है फिजिकल काउंट की वजह से पड़ता है इसमें, और इसमें फिजिकल काउंट की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ता है। कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस सिंपल है, लेस कॉस्ट है, ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग एडिशनल हो जाती है, डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें भी मोस्टली आइटम्स जो होती हैं वो लो कॉस्ट की होती है। देन मेथड स्पेसिफाइड कर रहे हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से मेथड हम फॉलो करते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वेटेज एवरेज मेथड, ये 4 मेथड है जो हम लगाते हैं। फर्स्ट है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि फिजिकल काउंट, जो हमें दिख रहा है, जो हमारे पास एग्जैक्ट पड़ा है हम उसी को काउंट करेंगे, जो फिजिकल फॉर्म में है हमारे पास, जो हमें दिख रहा है उस स्पेसिफिक डेट को जिस दिन हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी दिन हम फिर उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, उस स्पेसिफाइक माना जाएगा। बात समझ में आई? क्या लिख रहे हैं, इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड फिजिकल काउंट सो दैट द कंपनी नोज एग्जैक्ट हाउ मेनी ऑफ ईच goods bought on specific date remain at year ends inventory. When this information is found, the amount of goods are multiplied by their purchase cost at their purchase date to get a number for the ending inventory cost. ठीक है, पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें इनवॉइसेस मंगा लिए जाते हैं, इनवॉइसेस पे लिखा होता है कि इतने प्रोडक्ट आए हैं, इतने प्रोडक्ट आए हैं, इतने रुपए के हिसाब से इस तारीख को, और लास्ट डे पे ये सब क्या करते हैं, इन्हीं सबको इन्हीं अमाउंट्स को इन्हीं मतलब यूनिट्स को अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमारी कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, ऑन स्पेसिफिक डेट, इसलिए इसका मेथड का नाम है स्पेसिफिक मेथड। मैम हमने बुक के हिसाब से पढ़ना है कि पीपीटी के हिसाब से? बेटा आपकी जो पीपीटीज है वो बुक के हिसाब से ही है, तो आप पीपीटी से भी पढ़ सकते हो। ये जो पीपीटी में पढ़ा रही हूँ ये सारी चीजें आपकी बुक्स में दी हुई है, वही पढ़ा रही हूँ। ओके मैम। हाँ जी, अगर आप यहाँ से भी कर लेते हो तो भी इनफ है, अगर आपको बुक का करना है तो वेल एंड गुड है। ये मतलब आपको हेल्पफुल है, आपको इतना वो बड़ा बड़ा इलेबोरेट करके नहीं दिया होगा, यहाँ पे उसको ब्रीफली करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कोई एक्स्ट्रा चीज है वहां पर बुक में आपकी तो आप वो वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी, फर्स्ट इन फर्स्ट मैम आउट, अकॉर्डिंग टू द नेम, इसको फीफो मेथड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेम, आप नेम से क्लियर देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
यानी कि जो स्टॉक आया फर्स्ट, पहले जो स्टॉक आया उसी स्टॉक को पहले खत्म करते हैं। जो पुराना पड़ा है वो पड़ा रहता है एंड तक, नया आता रहता है, नया ही सबको बांटते रहते हैं, फिर नया आ जाता है, फिर नया सबको बांट देते हैं। जैसे कि ये यहाँ से क्लियर होएगा। बाइक लिमिटेड परचेज 10 बाइक्स ड्यूरिंग जनवरी, सोल्ड 6 बाइक्स, डिटेल्स आर फॉलोइंग। 1 जनवरी को उसने 5 बाइक परचेज की 5,000 पे, 5 जनवरी को उसने 5 बाइक बेच दी, तो 5 जनवरी को उसने 2 बाइक बेच दी, इस 5 में से बेची, फिर 1 बाइक इसी 5 में से बेची, मतलब कि इन 5 में से टोटल 3 बाइक बेच दी उसने। फिर 15 तारीख को उसने 5 बाइक और परचेज की 7,000 के रेट पे, और 25 को उसने 3 बाइक बेची। अब ये कौन सी 3 बाइक है? ये 7,000 वाली है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा आता रहेगा वैसे बेचते रहेंगे। ये देखो 1 जनवरी को 5 बाइक ली उसने, कितने की? 25 की। 5 बाइक 5,000 की थी तो 25,000 आ गया, तो हमारे पास स्टॉक कितना यस हुआ? मैम। 25,000। फिर 5 जनवरी को उसने 2 बाइक बेच दी, कौन सी बेचेगा? जो होएंगी, तो हमारे पास थी कौन सी? ये वाली, तो यानी कि 5,000 वाली 10,000 में बेच दी। अब हमारे पास 3 रह गई 15,000 में। ये स्टॉक का लास्ट रिजल्ट रखा जा रहा है, ठीक है। परचेज, सेल्स और स्टॉक जो हमारे पास है वो, अब 3 ही रह गई हमारे पास। उसने फिर 1 बेच दी, अब ये भी किस में से बेचेगा? जो आई है उसी में से, तो यानी कि 5,000 वाली। अब हमारे पास कितनी रह गई? 2 रह गई 10,000 की। अब 15 को उसने 7,000 वाली बाइकें खरीदी 5, कितने रुपए में? 75 में। तो अब हमारे पास स्टॉक कितना है? 5,000 वाली का स्टॉक है 2 और 7,000 वाली का है 5। अब 25 को उसने सेल की 3 बाइकें, इन 3 बाइकों में से ओके ओके, जो मैं तुम्हें वो बता रही थी वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। ये जो है ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिकेगा, ठीक है। जो पहले आया वो पहले बिकेगा। सो इस केस में पहले 5,000 वाली बाइक है ना हमारे पास, तो हम पहले इसी को खत्म करेंगे, देन हम नेक्स्ट उठाएंगे। तो पहले 3 बेचनी थी, 3 में से पहले इस जो हमारा स्टॉक था ऊपर वाला वो 2 ही बचा था, इसलिए 2 ऊपर वाली में से और 1 7,000 वाली में से, तो दोनों 5,000 वाली तो खत्म ही हो गई, 7,000 वाली 4 रह गई, उसकी अमाउंट 28,000, यानी कि ये हमारे पास क्लोजिंग 28,000 है। क्लियर है ये मेथड? यस मैम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। ये पहले आया था तो ये पहले बिकेगा, सारा इसका पहले बेचेंगे, ये पूरा जब खत्म हो जाएगा देन नेक्स्ट पे जाएंगे। देन अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें वो केस है जो मैं तुम्हें ऊपर बता रही थी कि जो आता जाएगा वो बिकता जाएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट लास्ट आउट, इसको बोलते हैं लीफो। सेम वही केस आ गया 5 बाइक वाला, पहले तो सेम रहेगा यहाँ तक तो सारा सेम है, जो जो पहले 3 बाइक के बेची 5,000 वाली, तो हमारे पास 2 बाइकें रह गई। अब क्या है? अब हमने 5 बाइकें खरीदी 7,000 वाली। मेथड कौन सा है हमारा? लास्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में आया वो पहले बिकेगा। तो लास्ट में अब हमारे पास क्या आया? 7,000 वाली, तो इसमें देखो 3 की तीनों बाइकें कौन सी बेच दी? 7,000 वाली, 5,000 वाला स्टॉक हमारे पास पड़ा ही रह गया। समझ में आया? लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट आना था यहाँ पे। ठीक है, लीफो एंड वीफो, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिकेगा, लास्ट वाले में जो लास्ट में आया वो पहले बिकेगा, ठीक है। मैम अन लीफो का क्या यूज है फिर? किसका? फीफो तो मैम चलो सही हो गया, लीफो जो लास्ट में आया वो पहले बेच देंगे तो पुराना स्टॉक रह पुराना स्टॉक रह जाएगा जाएगा, हमारे वही ना। पास। ये मेथड्स हैं बेटा, ये पहले से ही, यानी कि मेथड किसी ने बनाए होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं थ्योरीज, वैसे ही मेथड्स।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करते हो अपनी कंपनी। कभी कभी कंपनी का स्टॉक ऐसा होता है कि हमें पुराना स्टॉक रखना पड़ता है, वो ओल्ड हो जाता है, तो हमें नया ही स्टॉक देना पड़ता है, तो फिर वो लीफो यूज करना पड़ जाता है हमें। स्टॉक अप टू डेट भी तो होना चाहिए ना। मान लो हमने साल बाद स्टॉक रिन्यू किया, तो अब जो ओल्ड स्टॉक है वो तो बिल्कुल ही पुराना हो गया, वो तो स्क्रैप भी बन गया उसमें से कुछ, ठीक है। और वो स्टॉक जो है अप टू डेट नहीं रहा, मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है या कुछ कंपनी की पॉलिसी आ गई ऐसी कोई, तो जो पुराना स्टॉक था वो तो हमें रखना ही पड़ेगा, नया ही सेल करना पड़ेगा। तो उस केस में हम लीफो मेथड लेके आएंगे फिर अपनी कंपनी में, अदरवाइज हम फीफो पे भी चल सकते हैं। वो कंपनी पे डिपेंड होता है कि कंपनी का क्या चल रहा है सिस्टम, या इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। अगर इन्वायरमेंट में अप टू डेट आता जा रहा है बार 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 बार, तो लीफो ही काम करेगा वहां पे। ओल्ड स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा हमारा कहीं। ठीक है। देन अनस्टोल्ड इन्वेंट्री इज कंपेयर्ड ऑफ गुड्स। अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो रिसेंटली यूज कर ली जाती है, इसमें अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है अर्लियर में यूज की जाती है। देन नो गैप, गैप नहीं इसमें होता, मतलब GAAP, जर्नल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन IFRS में भी इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फीफो हर इंसान यूज कर सकता है, इन दोनों में इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन लीफो में IFRS की रिस्ट्रिक्शंस है, जो IFRS के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं वो लीफो मेथड यूज नहीं कर सकते। देन इफ कॉस्ट आर इंक्रीजिंग द आइटम एक्वायर फर्स्ट आर चीपर। ठीक है, तो लीफो क्या करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। मैंने पहले से चीजें खरीदी हुई हैं, अब नई चीजों के दाम बढ़ गए, तो पुरानी चीजें मेरे को फायदा देके जाएंगी ना इस केस में, फीफो के केस में। लेकिन लीफो के केस में ऑपोजिट हो जाएगा, पुरानी चीजें हमें क्या करके जाएंगी, नुकसान देके जाएंगी। देन कन्वर्जन टू द फ्लेक्स इन्फ्लेशन सिनारियो। प्रॉफिट बढ़ गया कंपनी का फीफो की वजह से, तो इन्फ्लेशन भी आ सकते हैं। और जो अनसोल्ड इन्वेंट्री हमारे पास बच गई उसकी वैल्यू जो है वो लो ही हो जाएगी एंड तक आते आते। ठीक है, फीफो की वजह से इन्फ्लेशन आता है, लीफो की वजह से डिफ्लेशन पीरियड आ जाता है। रिकॉर्डिंग क्या है, इसमें ओल्डर आइटम को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें न्यूली आइटम को पहले रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लक्चुएशन क्या है, न्यूली आइटम जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है, क्योंकि पहले हम जो है पुरानी आइटम को सोल्ड करते हैं, तो न्यूली आइटम जो है वो पड़ी रहती है। लेकिन फीफो में नहीं आएगी, नहीं ही सेल हो जाएगी। देन वेटेज एवरेज मेथड आ गया, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? हाँ जी, एक बार ये डिफरेंस रीड करो फटाफट, यस मैम। रीड दैट डिफरेंस फास्ट। पढ़ लिया बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट हम जा रहे हैं वेटेज एवरेज मेथड। ये हमने पहले भी किया था। वेटेज दी होगी आपको, यूनिट पर दिए होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेज एवरेज आएगी। ये था वेटेज एवरेज मेथड।
कोस्ट वाले में। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री के केस में, cost of good available for sales and divided it by the total amount of goods for beginning inventory and purchase. This is a weightage average cost per unit. ये देखो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो क्लियर होगा, क्लियर है। नाउ वेटेज एवरेज मेथड देखेंगे। हाँ जी, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा क्योंकि सिर्फ 5,000 तक का केस है, नया कुछ खरीदा नहीं, ठीक है। तो फिर हमने 15 को 5 और खरीदी 35 पे। वेटेज एवरेज मेथड यानी कि अब हम एक एक अमाउंट का वेटेज निकालेंगे कि एक अमाउंट ऑफ एक प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ा। इन दोनों का टोटल किया, इन दोनों का टोटल किया, इन दोनों का टोटल किया 45,000 आया, और बाइक्स का टोटल किया 7 आया। 45 को 7 से डिवाइड करो, करो जरा। 45,000 डिवाइड बाय 7, आ गया 6428.5। हाँ जी आ गया। 45,000 को 7 के साथ डिवाइड करो, यानी कि जितनी अमाउंट हमारे पास इकट्ठी हुई है और जितने हमारे पास यूनिट पड़े उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। आया बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी, इट मींस एक बाइक की वैल्यू अब हमारे पास कितने निकल के आ रही है, 64,428। तो अब जो हम बाइक सेल करेंगे ये इस प्राइस पे सेल करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू वेटेज एवरेज मेथड। कि वेटेज निकाल लो यानी कि एवरेज निकाल लो, 7 बाइक में से एक बाइक पड़नी कितने की चाहिए। तो एक बाइक हमें 6,428 की पड़ रही है। तो अब हमने 3 बाइक सेल करनी है, तो हम उसको ना ही 7,000 पे बेचेंगे ना ही 5,000 पे बेचेंगे, जो उनका एवरेज आया है उस पे सेल करेंगे, यानी कि 6428.5 पे सेल करेंगे इसको। और फिर 6428.5 के हिसाब से 4 बाइक की हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, तीनों ma'am. मेथड्स क्लियर हो गए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज वेटेड। देन डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? देख लो एक बार, ये वाला डिफरेंस पढ़ो एक बार, ये पढ़ो लिफो फीफो और एवरेज मेथड, तीनों में जो डिफरेंस है वो पढ़ो फटाफट। पढ़ लिया? क्लियर हुआ कुछ?
Yes, ma'am. ठीक है, फीफो में क्या बोल रहे हैं, ओल्डेस्ट वन इज सोल्ड, जो पुराना होगा वो पहले सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन लीफो में न्यू वन इज सोल्ड, जो नया होगा वो सोल्ड करेंगे। और एवरेज में दोनों की कॉस्ट निकाल के इन्वेंट्री से डिवाइड करेंगे, जो एवरेज आएगा उस पे सोल्ड करेंगे। देन इनकम स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट डालता है, ये चीपर होता है ये ओल्डेस्ट वाला, ठीक है। फीफो में गुड्स ऑफ सोल्ड हाइयर होता है और इनकम लो होती है। और जो सेल्स होती है एवरेज में क्या आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, लीफो और फीफो के बीच का डिफरेंस। और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट डालता है, फीफो हमारा बैलेंस शीट में वैल्यूएबल एसेट्स दिखाता है, ठीक है। लीफो जो है वो रिमेनिंग एसेट्स दिखाता है, यानी कि रिमेनिंग स्टॉक दिखाता है। और एवरेज कॉस्ट जो है वो लीफो और वीफो के अंडर में जो डिक्लेयर किए जाते हैं उनको दिखाता है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो फटाफट। चैप्टर के रिलेटेड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया इन्वेंट्री वाला आज। तो चैप्टर में कोई क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम है तो आज सैटरडे को, यानी कि 7 तारीख को आपका टेस्ट होएगा, प्रैक्टिकल का नहीं, थ्योरी का, ठीक है। ऐसा भी नहीं मैम है कौन आपको सा एक लॉन्ग chapter? क्वेश्चन दे दिया जाएगा पूरा का पूरा फुल फ्लेज, ऐसा नहीं होगा। आपको छोटा छोटा ही दिया जाएगा, मतलब कि मीनिंग क्लियर होने चाहिए आपको, तो आपने उस हिसाब से मुझे टेस्ट करके देना। मैम सभी चैप्टर्स? नहीं, चैप्टर आप अभी डिसाइड कर लो आपको कौन सा चैप्टर करना है। इंट्रोडक्शन करनी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टेटमेंट करनी है, रेशियो एनालिसिस में तो आई थिंक डाटा ज्यादा है। बजटरी कंट्रोल या इन्वेंट्री ही कर लो, चाहे जो अभी पढ़ रहे हो यही वाला चैप्टर कर लो चाहे। ठीक है मैम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लेते। हाँ जी एवरीवन, सभी बताओ पहले। इन्वेंट्री चैप्टर ओके है, थ्योरी ना कि प्रैक्टिकल। बट मुझे चाहिए रिजल्ट, ऐसा नहीं हो कि सैटरडे को आप छुट्टी कर लो सारे, ऐसा नहीं हो सैटरडे में एक ही बच्चा क्लास लगाने आए। हाँ जी, सभी आएंगे, जल्दी बताओ। बाकी चैप्टर आप कल तक डिसाइड करके बता देना। हाँ जी आकाश। मैम मैंने कहा आएंगे सैटरडे को, जरूर टेस्ट के लिए। आपकी आवाज